जी प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। आपका मोस्ट अवेटेड पेपर नंबर 7 आज हम लोग शुरू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू हैव 2 मोर रिक्वेस्ट्स। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप मुझे पहले आधे 1 घंटे टाइम जरूर दें प्रॉपर, ताकि मैं आपको एक बेसिक फ्लो बना सकूं इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का, क्या है, क्यों है, कैसे है, और थोड़ी एनर्जी पूरी चाहिए। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। पहले आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत सारे मन में क्यूरियोसिटी होगा कितने पेज की बनाएंगे सर, बच्चे इसके बारे में बहुत कुछ बातें बोलते हैं। मैंने इसीलिए आपसे आधे घंटे का टाइम मांगा। फर्स्ट हाफ आवर मेरा होगा, उसके बाद का जो टाइम है वो सब आप ही का होगा। दोस्तों, अगर आपके पास नोटबुक है, नहीं है तो रफ की एक पेज निकाल लीजिए और जो जो बातें मैं जैसे समझा रहा हूं उसको थोड़ा बहुत उसे नोट करते चलेंगे साइमल्टेनियसली। बाद में मौका नहीं मिल पाएगा। आकाश और दीपक बिष्ट बेटे और बाकी बच्चे जो ऑनलाइन जुड़े हैं, तो आज हम लोग बेटे इंट्रोडक्टरी क्लास है, समझ लो ओरिएंटेशन सेशन है आपको इस पेपर नंबर 7 का। तो दोस्तों एक बार सब लोग जैसे जोश के साथ, जुनून के साथ, बहुत कुछ आज बातें आपके साथ करनी है। जनरली ये कहा जाता है बेटा कि सेकेंड ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के हम लोग आप ही होते हो, लेकिन सेकेंड ग्रुप में आते आते उनकी जो मैच्योरिटी लेवल होती है ये माना जाता है कि वो बढ़ जाती है, वो चीजों को और ज्यादा आसानी से समझने लगते हैं। ऐसा इसलिए बेटा कहा जाता है कि वो बच्चे जनरली फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम ऑलरेडी दे कर आते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे तैयारी करे थे और एग्जाम में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन दोस्तों हम लोगों के पास ऐसा तो सिनारियो है नहीं, हम लोग बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं। लेकिन मैं आपके चेहरे पे जो एक कॉन्फिडेंस देख रहा हूं ये बरकरार रखिएगा। और सेकेंड ग्रुप में जनरली कहा जाता है कि फर्स्ट ग्रुप की तुलना में समय कम लगता है। उसका 2 रीजन है बेटे। पहला रीजन तो यह है कि बच्चे फर्स्ट ग्रुप में थोड़ी बहुत टीचर से हैबिचुएट हो जाते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। और दूसरा, सेकेंड ग्रुप रियली आसान है फर्स्ट ग्रुप की तुलना में कंटेंट वाइज। कंटेंट जहां फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा है, सेकेंड ग्रुप में थोड़ा सा कम है। अभी मैं पेपर 7 आपके साथ चालू करूंगा, बट यूं समझिए कि आज आपकी जो एक तरह से ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें पढ़ाई की बातें नहीं होगी। थोड़ी बहुत मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको खुद ही पढ़ने के लिए मजबूर कर दे कि आखिर ये चीजें सर बता क्या रहे हैं, कैसे बता रहे हैं और हम उसको कैसे यूज करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कॉपी कलम एक्सेट्रा खुल गई होगी आप सबकी। चलिए तो एक बार पेपर का नाम लिख लेते हैं और मुझे जैसा कि आधे घंटे का टाइम मांगा, आप मुझे पहले आधे घंटे दे दीजिए। पेपर नंबर 7 पूरे नाम ही लिख देते हैं एक बार। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी, और जो बच्चे हमारे फर्स्ट ग्रुप वाले हैं लोग, थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये होगा कि जब सब्जेक्ट बदलता है तो दोस्तों आपको भी अपना तरीका बदलना होगा। थोड़ी से पुराने चीजों को भूलिए, समझिए कि एकदम नई बातें हो रही है तो बात बिल्कुल ना करें, उससे सिर्फ नुकसान होगा और जो आपका टारगेट है वो पूरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। EIS एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों सबसे बड़ी जो चुनौती है हम सबके दिमाग में, व्हाई दिस पेपर इज देयर इन आवर CA करिकुलम, हमारे कोर्स में ये होता ही क्यों है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, traditionally we perform the role of accounting and auditing and we are expert in that area. Why we have been forced by our institute to have this particular chapter or particular subject? There are manifold reasons of bringing this particular subject in our course और ये भी जो रीजन्स हैं ये कनेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों एक बात मुझे बताओ, EIS और SM ये 100 मार्क्स का पेपर है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो हर पेपर आपका 100 मार्क्स का है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि 30% जो ऑब्जेक्टिव का प्लान है, लॉ, टैक्स, ऑडिट और EIS, यानी इसमें भी 30% आपका 100 में से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा।
ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि आज के दिमाग में आपकी खाली क्यूरियोसिटी होगा इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और मैंने आधे घंटे में सारे क्यूरियोसिटी आपके दिमाग से निकाल देना है और सिर्फ पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले आप भूल जाओ इनके मार्क्स के बारे में या कितने क्लासेस में चैप्टर या कोर्स खत्म होगा, ये सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप थोड़े से कनेक्ट हो सकते हो तो मुझे ये बताओ, ये जो पेपर है इसका जो पहला पार्ट है, पार्ट ए जिसको कहते हैं या 7A कहते हैं, ये है आपका EIS। ये 50 नंबर का होगा, आप नोट कर लेना। लेकिन इसको नोट करने से पहले कुछ मेरी बेसिक बातों को समझो। मैंने टेलीग्राम पे कुछ छोटी छोटी बातें बनाकर भेजी थी, और वो तो एक सैंपल है, टीजर है, आपको और भी बहुत सारी डिटेल बातें मिलती रहेगी। सर, EIS जैसे ही हम लोग सुनते हैं एज ए स्टूडेंट, तो अपने दिमाग में एक ही बात आता है कि सर इसमें हमें IT के बारे में पढ़ाएंगे, नहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सवाल यह है दोस्तों कि हमें कोई भी चीज जबरदस्ती थोपना नहीं है, हमें यह समझना है कि व्हाई दिस पार्टिकुलर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड इन आवर सिलेबस। दोस्तों, EIS के भीतर मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको कोई प्रोग्रामर या कोडर या जो आपने वो सुना होगा ना कि जावा, पाइथन एक्सेट्रा जो लैंग्वेजेस है, ये हमें नहीं पढ़ना। ये नहीं पढ़ना कि मतलब कि जावा के 3 वर्जन बताओ तो मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मतलब जावा के 3 वर्जन नहीं। मैंने एक ही बात आपको कहा था, जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप में राजीव सर को जानते हैं नहीं जानते, मैंने कहा कि जब सब्जेक्ट बदलता है ना दोस्त, तो आपका व्यवहार भी बदलना चाहिए। हर सब्जेक्ट की एक अलग तरह की स्किल्स की जरूरत है। तो EIS इज नॉट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। EIS सब्जेक्ट है क्या, बेसिकली मैं नट सेल में बोलूं आपको, EIS मींस नथिंग बट बिजनेस में, आपको लिखना नहीं अभी, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा फिर लिखना चालू करेंगे। बिजनेस में हमें यूज करना है IT को, ताकि हमारा बिजनेस जो मैनुअली होता था वो क्या हो जाए, ऑटोमेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि EIS आखिर है क्या, EIS इज स्टडी अबाउट हाउ टू ऑटोमेट द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब ऑटोमेशन कहां कहां किया जा सकता है, पहले मुझे बताएं ऑटोमेशन का मतलब क्या है। क्या हमने जो काम कर रहे थे वो काम बंद करके नया काम चालू कर दिया, या करने का तरीका बदल दिया? थोड़ी सी मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इंटरेक्टिव रखेंगे, लेकिन अभी ज्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे तो फिर वहां पे परेशानी आएगी। मैं ही बोल देता हूं, हमने क्या किया, EIS के भीतर आपके टोटल 5 चैप्टर्स है, और मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि इन 5 चैप्टर में एक ही जैसा फ्रेमवर्क है। जैसे बट पहले जो अकाउंटिंग होती थी, आप लोग मुझे बताएंगे पहले जो अकाउंटिंग होती थी वो कौन करते थे? मुनीम अंकल। हमेशा मुनीम अंकल का फोटो विजुअलाइज कीजिए। आज मैं सारे टिप्स बताऊंगा। कान पे क्या लगा रखा है, पेन या पेंसिल, हाँ टोपी और चश्मा वश्मा लगा रखा है। जी जी जी, आइए। हाँ, थोड़ा सा भी हम लोग पहली क्लास है, थोड़ा सा जी पुजारी जी थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे। अकाउंटिंग मुनीम अंकल करते थे। क्या अकाउंटिंग के जो फंक्शंस थे, अब मुनीम अंकल के बदले छोटा छोटा दूसरा चीज आ गया, बोलिए क्या है, या ERP आ गया। ERP मींस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। टैली में एक फंक्शन होती है अकाउंटिंग की, ERP आपके कोर्स में हम लोग बात करेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य बेटा आज आपको पढ़ाना नहीं बेटा, आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप कर देना था कि आप जस्टिफाई हो जाओ। देखो मुझे अब शाम में ही टाइम मिला है और आप जैसे प्यारे बच्चे मिले हो, मुझे इसी को बेस्ट बनाकर देना है, और ये तभी संभव होगा जब आप पहले मेरी बातों को समझें अच्छे से। एक बार मुझे बताओ, क्या EIS में एक ही शब्द में अगर EIS सब्जेक्ट को रिप्लेस करना हो तो आपको एक शब्द में बोलना है कि EIS में हमें क्या पढ़ना है? अब ऑटोमेशन किस किस फील्ड में हो सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग, आई वुड लाइक
that everybody firstly listen carefully and then respond to my queries. First बताएं, accounting is now automated, getting automated by use of technology. Now what we have to learn? Chapter 2 in our course, चैप्टर 2 हमारे कोर्स में है ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन। सर क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें यही बताऊंगा कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस थी एंड हाउ दोज लिमिटेशन हैज बीन ओवरकम्ड बाय यूज ऑफ ऑटोमेशन। पूरे ईआईएस में 5 चैप्टर है दोस्तों, 5 में से ना तो आपको बुक खोलना ना नोट्स, खाली मेरे तरफ देखना। बेटा छोड़ दीजिए, टेलीग्राम भी छोड़ दीजिए, जब मैं यहां पे रहूंगा ना जितने देर, आपको किसी भी अदर सोर्स की जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस नहीं विश्वास दिला रहा हूं कि यहां की क्लास के बाद आपको फिर और भी कोई बुक नोट्स कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए वादा पूरा करना होगा 100% वाला। जरा ध्यान देना, मुझे बताओ ईआईएस में राजीव सिंह आपको कोडिंग सिखाएगा या ऑटोमेशन? मैं आपको ऑटोमेशन के 5 छोटे छोटे चैप्टर से बताता हूं। फर्स्ट चैप्टर छोड़ दो, तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन या बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, सब लिख के भी दिखाऊंगा, ऐसा मत सोचना। मैंने क्या बोला, आधे घंटे का टाइम मुझे दो, उसके बाद लिखने का शुरुआत होगा प्रोग्राम। जी बेटा, चैप्टर 2 है, उसका नाम है ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग। बताओ मुनीम अंकल को हटा के क्या लगा देंगे? टैली लगा देंगे। थोड़ा सा एक और चीज बदलना है, धंधा नहीं बदलना, यानी जो काम कर रहे हैं वो नहीं बदलना, तरीका बदलना है। एंड उस तरीके को बदलने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्या? टेक्नोलॉजी। मुझे सिर्फ ये बताना है कि टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट होता है, कोडिंग करना नहीं, वो तो करेगा कोई और होगा उसके लिए। हमें मैनेजमेंट के लोगों को कन्विंस करना है कि टॉपर्स में जो कंट्रोल सिस्टम है मैनुअल, उसमें लीकेज के चांसेस ज्यादा हैं। अब हमें उस मैनुअल कंट्रोल को, बोलो मेरे बच्चे, ऑटोमेट करता है। बेटा पहले भी ग्रोसरी शॉप, ये सब फोटो आपको मैं टेलीग्राम से दिखाऊंगा, बट चूंकि अभी आप लाइव हो तो लिखने के बाद ना वो फिर वहां पे ना इंसान की क्रिएटिविटी रुक जाती है, इसीलिए मैंने आपका टाइम 10 मिनट लिया और चालू करूंगा सब्जेक्ट तुरंत लिखवा के। दोस्तों एक छोटी सी बात बताइए, पहले भी गुड्स खरीदा और बेचा जाता था, जिसको आप ट्रेड एंड क्या बोलते थे? कॉमर्स बोलते थे, ट्रेड और कॉमर्स बोलते थे। पहले हम लोग बेटा दुकान राशन खरीदना हो तो राशन की दुकान शॉप पे जाते थे। बताएं दोस्तों, आज राशन के दुकान शॉप पे हम लोग जाते हैं या अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, यानी क्या बोलेंगे आप उसको? बोलिए कॉमर्स। कॉमर्स बदल गया या ई कॉमर्स हो गया? अब ई कॉमर्स हुआ, ये कैसे हुआ? आपको मेरे को खुश करने के लिए नहीं बोलना, अगर आपके दिमाग में बात आ रही हो तो बताएं। ई कॉमर्स इज नथिंग बट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्या बेटा ई कॉमर्स में नंबर ऑफ पार्टी चेंज हो गए, गुड्स चेंज हो गया, या सब कुछ वही है, लेकिन ऑर्डर करने से लेकर पेमेंट करने का तरीका बदल गया। और ये बदलाव लेकर आया किसने? टेक्नोलॉजी। अब आप पूछो तो सर आप पढ़ाओगे क्या ई कॉमर्स में? क्या आप हमें है ना ई कॉमर्स साइट बनाना सिखाओगे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके सिखाओगे? नहीं बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको थोड़ा हंसी भी आ सकता है कि ई कॉमर्स के भीतर ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स में कौन कौन से टेक्नोलॉजी, आईटी का कौन कौन सा इंफ्रा यूज होगा, उन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कहां से मिलेगा, किस तरह का रिस्क है ई कॉमर्स में, एंड हाउ टू मैनेज दैट रिस्क बाय अप्लाइंग एडिक्वेट कंट्रोल। कभी कभी आपको ये सब्जेक्ट पूरा 5 चैप्टर 2 ही टॉपिक पे घूमता हुआ नजर आएगा। टीचर बार बार एक ही चीज सिखा रहा है कि इससे ये रिस्क है, और इस रिस्क को कम रीजनेबल है ना बेटा लेवल तक रिड्यूस करने के लिए आप लोग ऑडिट एक्सेट्रा पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। रिस्क को फुली एलिमिनेट कर पाना तो एक सपना है, एक मिथ्या है। रिस्क को आप रीजनेबली रिड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी डन बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज कॉल्ड रिस्क वर्सेस, बोलिए क्या, कंट्रोल। सर एक छोटा सा चैप्टर है आपके कोर्स में, पहले बैंक में पैसे जमा करने जाते थे, ये सब फोटो भी दिखाऊंगा आपको।
प्लीज बताइए, बैंक में खास करके एसबीआई में तो पहले क्या होता था, आंटी बैंकिंग होती थी। आंटी बैंकिंग मीन्स आंटी होती थी, बोला आंटी 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूं, बेहोश हो जाऊंगा। आंटी बोली तो मैं क्या करूं, बोला नहीं आंटी आप कुछ मत करो, ये कैश डिपॉजिट ले लो या मेरा बैलेंस बता दो। आंटी 2 घंटे लाइन में खड़े हैं, है ना, अब बेहोश हो जाऊंगा। आंटी एसबीआई वाली आंटी बोलती थी लंच के बाद आना। अभी नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सर्वर। But the scenario has been totally changed by use of technology in the form of cash deposit machine, in the form of net banking, e-banking, app banking, phone banking, etc. मुझे बताइए, अगर आप में से किसी को भी कुछ छोटी सी बात क्लियर हुई तो क्या EIS में हम आपको टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह बना देंगे या टेक्नोलॉजी की सराउंडिंग बातें सिखा देंगे? सराउंडिंग बातें, है ना। टेक्नोलॉजी कोई और डेवलप करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने में हम लोग मैनेजमेंट की क्या करेंगे, मदद। द मेन आइडिया बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट is not to develop accounting and auditing skills, but develop general management capabilities. Repeat along with me, जरा एक बार बोलिए, general management capabilities. What I'm going to teach you is a fraction of the entire gamut of the syllabus. ऐसा मत सोचना कि मैं जो EIS और SM पढ़ा दिया दुनिया इतने पे सीमित है. In B schools there are 3 years for teaching and understanding this particular subject. बट आपका इंस्टीट्यूट एक हम्बल रिक्वेस्ट करता है कि हमारे बच्चों को, है ना, लॉ आता है, टैक्स आता है, अकाउंट्स आता है, ऑडिट आता है. व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड? हमारे बच्चों को थोड़ी बहुत मैनेजमेंट क्षमता भी तो होनी चाहिए. तो अगर आप लोग थोड़ा भी मेरी बात को कनेक्ट हुए तो मुझे बताओ, अभी हम लोग चालू करें क्या अपना? क्या नाम तो एक बार बड़ा, बच्चे लोग कहते हैं जी सीनियर भैया बोलते हैं, मैं आपके साथ बोलते हुए मुझे हेजिटेशन नहीं होता, चूंकि मुझे सुनने की आदत हो गई है, बहुत सालों से काम कर रहा हूं कि EIS SM में स्कोर नहीं होता. ये बहुत सारे मिथ्स है. आपको मैंने आधा घंटा 1 घंटा का टाइम मांगा है, 2 क्लास मुझे जरूर चाहिए, तभी मैं मिथ्स को ब्रेक कर पाऊंगा और आपको एक ट्रैक पे लेकर आ जाऊंगा. क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में भरी होती है और उसको डिलीट करने, इरेज करने में मुझे तो वक्त लगेगा. और सर हर बैच में मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है और आप लोग लेकिन बहुत प्यारे हैं. सो गाइज एक बार मुझे बता दो, आज से कोई पूछे EIS के बारे में, अभी बुक नोट्स मत खोलना, विश्वास के साथ बताना, बोलना भाई EIS कुछ नहीं है. आप लोगों को यही बोलना है EIS कुछ नहीं है. इसमें एक ही वर्ड सिखाया टीचर ने, बताना. 4 फील्ड बता देना भैया को या किसी को, बोला बस यही 4 चीज को ऑटोमेट कर दो, तुम्हारा CA इंटर का EIS का कोर्स खत्म हो जाएगा. पहला अकाउंटिंग, बोलो क्या? अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस. अभी अकाउंटिंग बोलो, ये बच्चे हो आप. दूसरी जो ऑटोमेट करना है कॉमर्स को, ई कॉमर्स, फिजिकल कॉमर्स को ई कॉमर्स करना, यानी समझो दूसरा चैप्टर हो गया तेरा ई कॉमर्स समझने के लिए. तीसरा बैंक जो फंक्शन करती है, सर हम लोग बैंक का ऑडिटर बनेंगे, झूठा ही बोलिए यस. तो बैंक में जब आप ऑडिट करने जाओगे, दिल से समझना, तो क्या बैंक आर keeping their records into physical form and you are dictating the bank manager, hey I'm not going to do the audit because you have not prepared books of accounts. बोला हाँ क्या बोल रहे हो भाई साहब, हिंदी में बोलो, इंग्लिश ज्यादा हो गई. बोला नहीं नहीं मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, मैंने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ है. बोला ये सब सॉफ्टवेयर के भीतर है. तो क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें भी बैंक का जब ऑडिट करने जाना है, वो बोला सर्वर इतने होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर ये है, और मैं ऑडिटर हूं, मुझे ऑडिटिंग के टूल्स तो बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनल ऑडिटर वही पेपर उलट के भाउचिंग वेरिफिकेशन करता हूं. जब बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ई फॉर्म में रखा गया है, तो क्या मेरे को ऑडिट टूल्स नहीं डेवलप करने चाहिए जो ई फॉर्म में ही हो? और ई फॉर्म में हो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, CAAT. दैट इज 5th चैप्टर, दैट इज कॉल्ड CBS, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम. सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आप बैंक का ऑडिट नहीं कर सकते. बैंक की ऑडिट करने के लिए मुझे एक कहां से पेपर आया ज्ञान, मैं भी आपको बताता हूं अपनी कहानी. बैंक का ऑडिट करने जाना है
तो सीए के साथ साथ आपके पास एक और डिप्लोमा कह लो, पार्ट टाइम डिग्री कह लो, उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, आईएसए। कभी कभी जी बेटा आईएसए है, ये कोर्स है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में जो बैंक के है ना बेटा, बैंक का अच्छे से ऑडिट करें ताकि पीएनबी जैसा फ्रॉड विजय माल्या ना कर सके। बताओ दोस्तों, कभी कभी आप जैसे पोस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे मेरे नामों में कभी देखेंगे तो लिखा रहता आईएसए। आईएसए क्या है दोस्तों? सीए के साथ एक दूसरी डिग्री है। सर हम लोगों ने, आप लोग कितने लकी हो, हम लोगों के समय भी आईटी हुआ करता था। जब मैं स्टूडेंट था आपके तरह आईटी में हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ते तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही था, आईटी 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। अभी ये कितने नंबर का सिमट के रह गया? 50। और सीए फाइनल में एक होता था इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। और बेटा ये दोनों पेपर पढ़ने के बाद मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया। यानी अगर बेटा आपको बैंक का ऑडिट करने का विचार है तो थोड़ा बहुत तो आपको प्यार करना पड़ेगा। किससे करना होगा? ऑटोमेशन। तो मुझे बता दो, कोई पूछ ले गलती से कि ये ईआईएस है क्या, अब आप सबको बोलना है बेटा, यहां देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, आप सभी लोगों को एक साथ बोलना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईआईएस? ऑटोमेशन ऑफ कोर बिजनेस फंक्शंस। ऑटोमेशन ऑफ कोर बिजनेस फंक्शंस बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। We have to just help the management how to automate. We have to be proactive. हमें बताना है मैनेजमेंट को, और हमारे लोगों को भी अपने प्रोफेशन में इसको यूज करना है। एक क्लाइंट होता है दोस्तों, छोटा सा एक बात मैं कह रहा हूँ, एक सीए हूं मैं, और 2-4 छोटे मतलब पीसी या कंप्यूटर एक्सेट्रा होते हैं। तो मान लो जीएसटी का हम लोग काम करते हैं, जीएसटी का 100-150 फाइल है मेरे पास, छोटे मोटे फाइल होते हैं जिनका हम लोग काम करते हैं, मंथली कंप्लायंस करते हैं। 3 बच्चे एक साथ आर्टिकल बैठते होंगे ऑफिस में, एक मैं भी कभी कभार पार्ट टाइम सीए हूं, मैं नाइट सीए हूं बेटा। पूरे दिन काम करने के बाद आराम से जाता हूं, वो लोग चिट्ठी लिख लिख के रखे रहते हैं, फलाने फाइल में ये दिक्कत है। फिर मैं रात में उल्लू की तरह जग के बोला अच्छा, फिर भी मैं भी बेटा ना चिट्ठी पत्री से बात होती है, फिर मैं बोलता हूं उनको कि बेटा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। आप मुझे बताओ, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में 4 कंप्यूटर है तो मैं जीएसटी का यूजर आईडी और पासवर्ड चारों कंप्यूटर में सेव करके रखता हूं या किसी एक में रखता हूं, और उससे बाकी कंप्यूटर को मैं क्या करता हूँ? कनेक्ट करता हूं, थोड़ा बहुत नेटवर्किंग कर लेता हूं, उससे काम चल जाता है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर है ईआईएस। पढ़ाने का उद्देश्य था आपके दिमाग से डर पैदा न करना, बल्कि दिमाग से डर को खत्म कर देना। अगर आज से कोई पूछे, बुक भी नहीं खुला सर, ना आपने बुक खोला, ये भी आपकी बड़प्पन है, और ना खोलने की जरूरत पड़ेगी। आप मुझे बताओ 5 चैप्टर में से मुझे सिर्फ नाम तो चाहिए ही चाहिए। पहला है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। दूसरा है अकाउंटिंग ऑटोमेशन, किसका ऑटोमेट करना है? अकाउंटिंग। चैप्टर 3 थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग आईएस के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा बताओ, पुराने जमाने में इंफॉर्मेशन कैसे गैदर होता था? मैनुअली। जैसे मान लो कि आप लोग किसी राज्य के राजा हो, बादशाह हो, तो आपने कोई पॉलिसी बनाया। अभी जैसे भगवान सर ने आज क्या पॉलिसी बनाया, 1-2 बैच में छुट्टी रहेगी, 1-2 बैच में छुट्टी नहीं रहेगी। फिर क्या पता उनके पास कहां से उनकी मतलब हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने बोला नहीं, सारे बैच में छुट्टी रहेगी। अच्छा बताओ बेटा, पुराने जमाने में लोग कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते थे? आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन। पुराने समय में राजा लोग क्या करते थे जी? वो अपना भेष बदल लेते थे, बोलिए बेटा, भेष बदल लेते थे, और जाके लोगों के बीच में ये पता करते थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या उनकी पॉलिसी के बारे में आम आदमी क्या सोचता है। सर बताइए, आज के डेट में ऐसा ही होता है या आज बेटा कोई और तरीका है? मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस मैनुअली किया जा रहा है ना बेटा, हियर एंड से, या डिजिटली किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन की जो बल्क है या जो क्वांटिटी है वो घट थोड़े रही है बेटा, इंफॉर्मेशन तो बढ़ती जा रही है। तो यही हमारा छोटा सा एक चैप्टर है आईएएस के नाम से, और
चौथा चैप्टर ई कॉमर्स है, पांचवा चैप्टर है बैंकिंग को ऑटोमेट कैसे करें, जिसका नाम है सीबीएस। टोटल 5 चैप्टर। और मजे की बात, 7 पेपर में से ऐसा पेपर है, 8 पेपर में से 7वां जो पेपर है ये सेक्शन फ्री है दोस्तों। बहुत हुआ सेक्शन का वार, अब करेंगे ईआईएस से प्यार, है ना बेटा? ये नहीं चलेगा बेटा, है ना? आइए आइए, अभी तो बेटा चालू ही हुआ है, तो आइए हम लोग शुरू करें पेपर नंबर 7, ईआईएस एंड एसएम। पहले इंट्रो तो डाल ही दो दोनों का जी, एसएम का भी इंट्रो आ जाएगा तो एसएम चालू ही होगा जी। दोस्तों आपने लिख लिया था इसको, 100 मार्क्स। हाँ जी, तुम लोग तो इतने घबराए हुए रहते हो, मैंने 2 दिन का टाइम मांगा है, 2 दिन में तुम्हारा ये, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये कहने पे मैं मजबूर कर दूंगा कि सर 8 पेपर में सबसे स्कोरिंग है। ये परसेप्शन बदलने की जिम्मेवारी मेरी, बट थोड़ी सपोर्ट आपकी भी चाहिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी नोट करना चालू करो। पार्ट ए लिख दो, एसएम के नीचे पार्ट बी। कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर दोनों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलेगा क्या? नहीं भाई साहब, दोनों मर्ज होके आएगा जी सर। मतलब 5 क्वेश्चन होगा ना सर, मान लीजिए 15-16 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन ईआईएस का हो सकता है, 1 क्वेश्चन एसएम का हो सकता है। ठीक है, वो उनकी इच्छा है, बट बच्चे को डाउट्स होते हैं, मैंने बता दिया। बेटे 50 मार्क्स एट द रेट ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स, और ये भी आपको सेम नंबर देगा, बट कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 8। बेटा थोड़ी सी, चूंकि इंट्रो था आपने बड़ा समझा, नहीं तो आप मुझे बताओ, आज से अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अलावे, लॉ के अलावे थोड़ी सी 2 सब्जेक्ट का और नाम बता दो। ये 2 सब्जेक्ट है बेटा, बोथ रिक्वायर्स डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड यू पीपल must be dynamic enough to cover these all those different subjects, 5 chapters। दोस्तों मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि आप जैसे प्यारे बच्चे हैं। मैं 5 चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैंने आपका आधा घंटा समय यूज किया है, तो मैं लिखूंगा और आपको बोलना है कि हम इसमें क्या ऑटोमेट कर रहे हैं। पक्का? चलो फर्स्ट लिखो चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। जरा बताना, इसमें हम जनरल चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि ऑटोमेशन किन एरियाज में हो सकता है। जरा बताना बेटा, जिन एरियाज को रिपीटेडली किया जाता है उनमें किया जा सकता है क्या? ऑटोमेशन। मान ली टॉपर्स में कार्ड चेक करना है, रोज काम है, तो इसको क्या किया जा सकता है? ऑटोमेट। आपको ये फिजिकल कार्ड के बदले डिजिटल कार्ड दे दिया जाए, यस या नो, और वो आप कार्ड शो करें, आपका जो है ना गेट है वो खुल जाए और आप भीतर क्लास में आ जाएं। जस्ट एक एग्जांपल बताएं दोस्तों, बीपीए चैप्टर 2 है ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड, जी बेटा, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन। दोस्तों आपका एटीट्यूड ही बेटा आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं, मैंने सिर्फ मेहनत कराने के अलावे आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने का कोशिश किया, कोई बात समझा के नहीं, अपनी सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग बना के। अकाउंटिंग एंड क्या लिखा भाई? फाइनेंस। हाँ जी जल्दी बता, इसमें क्या करा? वो मुनीम अंकल को हटा के, उनके बोझ को खत्म करके, उनके चश्मे को बोला अंकल अब आप इंजॉय करो, अब हमारे पास है कुछ और आ गए हैं, है ना। डेबिट क्रेडिट का रूल वही रहेगा, काम वही होगा, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल अकाउंट हम भी बनाएंगे, लेकिन अब हम बेटा बहुत सारा काम रोबोटिक्स मैकेनिकल से ह्यूमन से हटाकर क्या बना देंगे? मशीनरी बना देंगे। चैप्टर 3 थोड़ा अजीब सा है, ये थोड़ा बहुत आपको आईटी इसमें पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी मुझे, जिसमें मुझे पढ़ाना है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। थैंक यू बेटे। जनरली हम लोग यही से शुरू करने का मन करता है, लेकिन मैं डर जाता हूं इसलिए नहीं चालू करता, एसएम से करूंगा चालू, क्योंकि एसएम इसकी तुलना में ज्यादा रिलेटेबल है,
ऐसा तो ये भी रिलेटेबल था, 5 छोटे छोटे चैप्टर हैं, 100 पन्ने का मात्र, है ना, मात्र 5 छोटे छोटे चैप्टर है, 100 पन्ने का मात्र। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। हाँ, चैप्टर 4 है ई कॉमर्स। ये तो बहुत आसान है, प्लीज बताएं फिजिकल कॉमर्स को जी टेक्नोलॉजी यूज करके क्या बोल दिया? ई कॉमर्स। क्या दोस्तों, ई कॉमर्स में कंसिडरेशन नहीं होता, 2 लोग नहीं होते, वारंटी गारंटी सब खत्म या सब कुछ वही है, लेकिन गुड्स सेलेक्ट करने का तरीका बदल गया। एक बार बेटा बोल देते ना, धंधा नहीं बदलने का, करने का तरीका। दोस्तों आप भी वही हो, मैं भी वही हूं, लेकिन सब्जेक्ट बदला, आपने अपनी एटीट्यूड को बदला एंड रिजल्ट भी बदल जाएगा। मैं इस बात की पूरी दे रहा हूं गारंटी। अभी लेकिन ज्यादा बोलना ठीक नहीं, अभी अब परफॉर्म करूं मैं अच्छे से। ई कॉमर्स, हाँ जी, एम कॉमर्स। एम मतलब बोले तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस। आप अपने टैब, लैपटॉप, बोलो ना बेटा, इनके थ्रू जो आप ऑर्डर बुक, जैसे मान ली रात में नींद नहीं आ रही है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो आप लोग भी तो वैसे ही है ना, अमेजोन पे जाएंगे, 5 लाख का लैपटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, पेमेंट गेटवे तक जाएंगे। जैसे पहले होता था, किसी का कॉल बिल बजा के भाग गए, पकड़ के अंकल ने 2 थप्पड़ मारा, बोला बेटा ये क्यों करते हो? बोला मजा आता है। मजा भी तो आना चाहिए, इसीलिए बोला शाम वाले राजीव सर ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे सुबह वाले से। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। अरे वो क्या होता है? क्लाउड्स, हैं, बादलों के पार चलो, चलो दिलदार चलो। क्यों चले भाई? क्लाउड पे ले जा रहे हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स दोस्तों 50 में से मानकर चलना, वेटेज डाल देना बेटा, 12 नंबर का ये आएगा, 12 मार्क्स, चैप्टर 3। आज तो मैं एसएम कराऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। सुनो बेटे, 12 से 15 नंबर का ये भी आएगा, चैप्टर 4। ये दोनों चैप्टर, इन दोनों का नंबर खा गया बेटा। ये दोनों ही चैप्टर मेन है, 3 और 4। अरे एम कॉमर्स का मतलब बताओ, बच्चा लोग को दिक्कत हो रहा है। एम मतलब मोबाइल, अरे हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जो अपने मोबाइल से तुम लोग घंटी बजा के आ जाते हो। अमेजोन का मालिक से तो वाह बहुत खरीदारी हो रहा है, बोला नीचे लिख दिया, अगर कमेंट होता अंकल खरीदना नहीं था, मैं तो देख रहा था कैसा फील होता है। चैप्टर 5 बोले तो कोर बैंकिंग। हाँ जी दोस्त, पहले हम लोग, कितने बच्चे मेरी इस बात को कनेक्ट करेंगे जरा बताएंगे? पहले हम लोग जिस ब्रांच में खाता खुलवाते थे, कैश निकालना हो तो उसी ब्रांच में जाओ। किसी और ब्रांच, मान लो आप दिल्ली के हो, जयपुर घूमने गए, उधर अपने को कैश चाहिए, एटीएम मान लो नहीं था, मैं जयपुर के ब्रांच में लाइन लगा, काउंटर पर पहुंच गया था, वहां पे एक आंटी बैठी हुई थी, बोला बेटा क्या है? बोला आंटी इधर कैश काउंटर पे हूं, तो सब्जी मूली वुल्ली तो खरीदने आया नहीं होगा, कैश लेने आया था। बोला बेटा मजाक बहुत अच्छा कर ले, तो मैं एक मजाक तुम्हारे साथ करती हूँ। बोला बोलो आंटी। बोला चले जाए यहाँ से, निकल ले, 2 रास्ते हैं, दोनों में से जिससे मन करता है निकल लो। बोलो बेटा क्या आज के डेट में ऐसा होता है क्या? ये पूरी लाइन को थोड़ा ठीक से करो। कोर सिस्टम, एक लाइन में बताना, कोर बैंकिंग सिस्टम को हम क्या बोलूं? सेंट्रलाइज्ड बोल सकता हूं? सर एक बार जरा कोर का फुल फॉर्म लिख लोगे? लिखना जरा। सेंट्रलाइज्ड, सी फॉर सेंट्रलाइज्ड, ओ का मतलब ऑनलाइन। सर आज तो एक तो ऑब्जेक्टिव हमको बता के जाना यार 2-4। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन, आर का मतलब रियल टाइम, और बेटा ई का मतलब है इन्वायरमेंट। अब आज से बेटे मैं तो ये कहता कि चैप्टर जो भी है आपके पास 5, लेकिन आप मुझे बताओ, एसएम तो अभी चालू ही नहीं हुआ, अभी तो यही बेस बताया, मुझे बताना एक बार सब लोग, इसकी वेटेज भी डाल देना। 50 में 2 चैप्टर तो सबसे
मतलब बढ़िया वाले हैं। बाकी चैप्टर की वेटेज वही 6 नंबर 8 नंबर की है बेटा, टोटल 85 का है, तो 25 तो यही दो लोग हैं लूट के, अब 3 रह गए ना बेटे, तो रफली इसमें से इसका भी वेटेज 8 नंबर का है। फर्स्ट चैप्टर का वेटेज कम है, 6 नंबर का है बेटा। हाँ, ऑप्शंस को हम छोड़ के चल रहे हैं, अब तो 100 नंबर का ही हिसाब देख रहे हैं, 118 का हिसाब नहीं देख रहे। अब समस्या है कि कितने दिन में सर कोर्स खत्म करा दोगे, ये तो बताओ। ये बातें तो समझ में आ गई सर, मैं सब बताऊंगा, मैंने टाइम मांगा है, टाइम दीजिए। हाँ जी, एक बार जरा बता दो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोर का फुल फॉर्म बताओ। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट, दैट मीन्स व्हाट? वी आर नॉट द कस्टमर ऑफ अ पार्टिकुलर ब्रांच, वी आर नाउ कस्टमर ऑफ बैंक। हमारा खाता जरूर ब्रांच में खुला, बट मैं किसी भी उस ब्रांच के किसी भी बैंक में जाऊं और एक जगह से पैसे निकालूं या 2 जगह से, सब जगह बेटा सेंट्रलाइज डेटा सेंटर होगा, सब जगह से बेटा अपडेशन आता रहेगा। ग्रेट गाइज, यहां पे इन दोनों में से इसका वेटेज कम है, 6 नंबर का ही आता है। छोटा चैप्टर है, बीपीए का इंट्रोडक्शन है, होता क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है बीपीए का, है ना बेटा, ये है। और इधर वाला चैप्टर का वेटेज बेटा 8 से 10 नंबर, इसका भी 10 नंबर डालना इसको, ये तुम्हारा कोर्स है बेटा। हाँ तो एमसीक्यू आएंगे ना 30%, तो 30% कम हो जाएगा ना भाई, तो एमसीक्यू भी तो इसी में आएगा ना, 50 में से 15 नंबर का एमसीक्यू होगा। हाँ जी बेटे, यहां क्लियर है। ये 5 चैप्टर को खत्म करने में कम से कम भी लगेगी तो बेटा 25 से 30 क्लासेस लग जाती है। 30 क्लास में ये खत्म होगा, 2 घंटे की क्लास। अब देखो आपकी पहली क्लास है और आप लोगों ने मुझे वेलकम किया 3:45 में, अब बताओ फिर क्या होगा ना। मैंने क्या बोला बेटा, फर्स्ट ग्रुप की अलग आपकी एनर्जी होनी चाहिए और सेकेंड ग्रुप के लिए अलग। यकीन मानो तभी रिजल्ट आएगा। अगर आप इतने, है ना, लो इंटेंसिटी के साथ काम करोगे ना तो फिर नुकसान होना है। बताऊंगा इंटेंसिटी कैसे बढ़ाए। चलो दोस्त, आज जिस सब्जेक्ट की शुरुआत करनी है वो बोलो, क्या नाम है उसका? एसएन। बेटे ईआईएस में तो कभी कभी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि मेरी बातें कम समझ में आ रही है, बट यहां पे आप मेरी पूरी बात को अगर समझना चाहते हो एग्जैक्टली, तो मेरी 2 बेसिक एजम्पशंस है या रिक्वेस्ट है। पहला कि आप इस सब्जेक्ट को यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जस्ट नॉट रीड टू क्लियर द एग्जाम और बिकम अ रैंक होल्डर, बट ऑल्सो रीड टू अप्लाई इन योर बिजनेस, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब हम लोग जॉब 2-4 साल जरूर सबको जॉब करता है, पैसे की दिक्कत होती है, बहुत सारी अपने अपने अरमान होते हैं, लेकिन 4 साल 5 साल 10 साल बाद अल्टीमेटली आप आओगे, जानते हो कहां पे आओगे? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस क्या है दोस्त? प्रैक्टिस भी एक तरह का छोटा मोटा बोलो क्या है, बिजनेस है। अगर आप बातों को अच्छे से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो सोच कर चलो कि हम लोग स्टूडेंट नहीं है बेटा, हम लोग एक बिजनेसमैन हैं और हमें अपने बिजनेस को नंबर 1 बनाना है। हमें अपने बिजनेस को, बिजनेस में जितने भी कॉम्पिटिटर है सबको बीट करते हुए, सबको पछाड़ते हुए हमें आगे निकल जाना है। एंड उसके लिए हमें अपने लिए, खुद के लिए स्ट्रेटजी बनाना है। जब आप स्ट्रेटजी बोलते हो, भले आज हम लोग फॉर्मली 50 नंबर का एसएम चालू करेंगे, बट एसएम हैज नाउ बिकम अ हाउस होल्ड और वेरी कॉमनली यूज टर्म्स। हर बार हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। बताओ दोस्तों, भगवान सर जैसे लोग आपको कितनी बार बताए होंगे हाउ टू स्ट्रेटजी फॉर बिकमिंग रैंक होल्डर? प्लीज बोलिए, नहीं बताए? चलिए, हो सकता हो ऐसा माहौल किसी कारण से नहीं बन पाया तो बेटा आपका भाई किस दिन काम आएगा हम भी बताएंगे। लेकिन अच्छा ये बताएं, स्ट्रेटजी बताओ कितनी बार आता है? आइए इधर देखिए, थोड़ा कुछ लाइव एग्जांपल दें, बताएं दोस्तों। जियो सर, जियो जो मोबाइल की दुनिया में 2018 के आसपास आया, तो वो बेटा बस ऐसे ही दुकान खोल दिया, काउंटर लगा दिया, या कुछ स्ट्रेटजी के साथ आया?
उसका स्ट्रेटजी क्या था, सब लोग जरा बताएंगे। पीछे जो बच्चे हैं, पहले हम फ्री में कस्टमर को सर्विसेज देंगे और अपना कस्टमर बेस घटाएंगे या बढ़ाएंगे? सर क्या बोलेंगे? आप लोग प्रोफेशनल हो, बट मैं चाहूंगा कि थोड़े देर के लिए आज प्रोफेशनल के साथ साथ जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको इमोशनली भी समझना। हाँ जी दोस्त, चलो जियो का 2-3 स्ट्रेटजी बताओ। जियो ने क्या किया? फ्री में लेकर आया, पक्का ना, है ना? और जो वॉइस कॉल था उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया? फ्री। डेटा भी फ्री, सब कुछ आपका फ्री किया। और उसने मार्केट के जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है उनको डी एस्टैब्लिश कर दिया। सर बताइए, टेलीकॉम क्या बेटा? उससे पहले भी तो एयरटेल था, एयरसेल आया, यूनिनॉर आया, टाटा डोकोमो आया। लगता है ये लोग इसलिए नहीं सफल हो पाए कि ये लोग आ तो गए मार्केट में, क्या लेकर नहीं आए? स्ट्रेटजी। तो बेटा आप लोग बताओ, मुझे तो लगता है ईआईएस से ज्यादा आप एसएम के साथ कनेक्ट हो गए। एक सेकंड में एक बार फिर से बताना। बाबा रामदेव जैसे लोग हैं सर, वो तो 1998 से अपना शिविर लगा के और न जाने क्या क्या करें, लेकिन दोस्तों उनकी 2-3 स्ट्रेटजी बताना जो बाबा रामदेव जी या उनके पतंजलि को आज के डेट में ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बनाया। बोलो बेटा। यूज ऑफ नेचुरल। ओके बेटा, क्या उन्होंने फ्री में बेचना चालू किया या कॉम्पिटेटिव? मतलब जो चीज कॉम्पिटिटर का 500 का है वो 480 या 400 में बेचा और बोलने लगे कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो केमिकल बेस्ड नहीं है। कैसे हैं? नेचुरल। दोस्तों आपको भी सुने, आपको भी बेटा अगर सफल होना है तो ईआईएस तो है, अभी हम लोग थोड़ा फोकस शिफ्ट करें, हमें बेटा बनानी पड़ेगी। मैंने यही बोला ना तो आप लोगों ने सीधा सा मना कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे भगवान सर लोग जैसे मतलब जो सीनियर लोग हैं वो जनरली आपको कुछ ना कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स देते रहते हैं कि आप कैसे बेहतर करेंगे, लेकिन दोस्तों हम देंगे आपके लिए, हम भी कुछ हेल्प करना चाहेंगे। तो आप लोग एक बार जरा शुरू कर लो। एसएम के भीतर थोड़ी सी जानकारी लें, 8 चैप्टर भी बताऊंगा, लेकिन पहले एसएम होता क्या है जरा लिखना, जरा एसएम के बारे में छोटा सा यहीं पे, जैसे इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखे, लिखना बेटा एसएम के बारे में। अ मैनेजरियल प्रोसेस। एसएम क्या है? सब्जेक्ट के रूप में बोलो बेटा, कैसा प्रोसेस है? मैनेजरियल। जनरली मतलब ये मैनेजमेंट एसएम सब्जेक्ट को पढ़ता होगा, और हम लोग भी मान रहे हैं अपने आप को कि हम लोग केवल अकाउंटेंट नहीं है, हम लोग भी बिजनेस मैनेजर्स हैं, और हम लोग जो बिजनेसेस को मैनेज करने में मदद करेंगे बाकी लोगों को। अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। कुछ शब्द आएंगे बेटा, अभी परेशान मत हो जाना। क्या क्रिएटिंग? विजन। विजन को छोटा करेंगे तो एक नया वर्ड आता है ऑब्जेक्टिव। चले जाओ बेटा। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, ये क्राफ्टिंग है बेटा, सारे बताता हूं। इंप्लीमेंटिंग सच स्ट्रेटजी, एंड लास्ट में एक शब्द है इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजी। गाइस
टेक्नोलॉजी का इसमें कोई जिक्र नहीं है। एसएम के भीतर सेक्शन फ्री है, कोई एक्ट नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बिजनेस स्टडी जो आप पढ़ के आए थे 11-12 में, उसी का बड़ा भाई टीचर आपके साथ डिस्कस कर रहा है। लेकिन एक बार पहले, चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो आपको मैं बेसिक चीज बता रहा था। एसएम में कुछ वर्ड मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। हाँ बेटे, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको सबको। VOC, ये देखें, I, और ये क्या है बेटा? आज बेटे ये भी पढ़ाना है कि कैसे एसएम के जो वर्ड्स है उसको बाय हार्ट भी मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देता हूं, कैसे याद करेंगे। बट अभी आप उसको छोड़ दो, पहले मेरे तरफ बताओ। क्योंकि आज आप घर जाओगे, आपका कोई दोस्त पूछेगा अभी क्या पढ़ रहे हो, तो पेपर 7 जो आपका लास्ट पेपर चालू हुआ, मुझे बताना एसएम पहले बताओ इज अ मैनेजरियल क्या है प्रोसेस। मतलब क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भारत को पढ़ना चाहिए अपना जो स्टाफ है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट को? बेटा एसएम कुछ भी है, एसएम जो सब्जेक्ट है उसमें 5 छोटी छोटी चीजें की जाती है। सबसे पहले आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा, हर ऑर्गेनाइजेशन एसएम में पहला काम करती है, हम सबको अपना गोल, ऑब्जेक्टिव, विजन, टारगेट एक्सेट्रा पहले सेट करना है। और इन सब में मैं अंतर भी बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बट विजन के बारे में इतना समझिए, जैसे हम कहते हैं ना, वो मेरा सपना है, मुझे उसे हासिल करना है, वही बेटा हमारा होता है। बोलिए क्या? विजन। अभी हमारा सपना क्या है बताएं? सीए क्वालिफाई करना। मैं मानता हूं कि समय समय पे हमारा विजन भी क्या होगा? चेंज। लेकिन पहले मुझे बताएं, एसएम एक प्रोसेस है जिसके भीतर टीचर ने 5 स्टेप्स बताए हैं, आप इसी में से पकड़ने की कोशिश करना। पहले स्टेप में मैनेजमेंट के लोग सेट द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय फिक्सिंग द विजन। बताओ, अभी मान लो कि आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और आप 3rd स्थान पे हो फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा समझ गए बेटा? दवाइयों का इंडस्ट्री। लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी हैव टू शेयर अलोंग विथ यू। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, हाँ जी मुदीत, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो और अभी आप 3rd स्थान पे हो। तो व्हाट विल बी द आवर एम्बिशंस, व्हाट विल बी आवर एस्पायरेशंस? 3rd पे ही रुके रहना या फर्स्ट होना? फर्स्ट नहीं तो ये तो होना ही चाहिए कि 2-3 साल में, 4 साल में, अगले 5 साल में, थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, विजन लॉन्ग टर्म होता है। अगले 3-4 साल में हमें अपने 3rd पोजीशन को इंप्रूव करते हुए फर्स्ट पोजीशन पे मार्केट शेयर के आधार पे आ जाना है। दोस्तों, इसको टेक्निकल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? विजन। आपको थोड़ा मेरे साथ बोलना होगा। विजन का मतलब आपको थोड़ा सा बोलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। विजन का मतलब, बोलो बेटा, जो हम पा चुके हैं या पाना अभी बाकी है। विजन हम लोग ऑफिशियली पढ़ेंगे, फॉर्मल वे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है और आपको आज मैं सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस देकर यहां से भेजना चाह रहा हूं। एक बार फिर से बताना, विजन के बारे में थोड़ा आप लोग को बेशर्म भी बनना होगा। जैसे मैं चिल्लाता हूं आपको भी चिल्लाना होगा। विजन मीन्स क्या? व्हाट वी हैव अचीव्ड, या व्हाट वी वांट, या व्हाट वी एस्पायर टू अचीव। जो हम बन चुके हैं या बनना चाहते हैं। एक डिजायर्ड इमेज लेकर एक टीचर के रूप में मैं आपके क्लास में आता हूं। ऑब्वियसली आई वांट टू क्रिएट एंड चेंज माय इमेज इन द आईज ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इसके लिए हम लोग भी बेटा अपना एक विजन लेकर आते हैं कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना, जो टीचर आपको मिले, ये नहीं कि वही टीचर है भाई साहब, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। और ये आपको भी चेंज करूंगा मैं, मुझे पूरा विश्वास है। भी का मतलब क्या था जी? विजन। विजन को छोटा करोगे, स्पेसिफिक कर दोगे, टाइम लगा दोगे, तो वही विजन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। फिर से बताना, विजन ऑब्जेक्टिव सब एक ही है, लेकिन दोनों में अगर अंतर देखा जाए
तो विजन जो है थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म है और ऑब्जेक्टिव है जो थोड़ा शॉर्ट टर्म है। ये सब अभी आएगा, अभी तो हम लोग सब्जेक्ट चालू भी नहीं किए और आप वहां तक पहुंच जा रहे हो। एक बार फिर से बताओ, पहला स्टेप, एसएम की परिभाषा यही दी गई है कि एसएम एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसके भीतर मैनेजमेंट के लोग पहला ऑर्गेनाइजेशन का क्या सेट करते हैं, विजन, फिर विजन को ब्रेक करके क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव। सर गोल तो हो गया, हमें फर्स्ट रैंक चाहिए, हमें नवंबर एग्जाम में मान लो चलो हमें सीए बनना है, ये हमारा थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, विजन। और अभी मई 23 में बेटा हमें बोथ ग्रुप फर्स्ट रैंक के साथ क्लियर करना है। समझने के लिए बताइए, दिस इज कॉल्ड आवर ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो ये लिख देने से, बता देने से हो जाएगा ना अपने आप, या इसके लिए कुछ एक्शन लेना होगा? इसके लिए हमें बनाना होगा। कुछ बच्चा बोला सर फॉर्मुलेटिंग नहीं लिख सकते, डिजाइनिंग नहीं लिख सकते। सर आज मैं आपको टिप्स दे रहा हूं एक छोटा सा। एसएम में नंबर कम आने के 2-3 कारण, मैं नेगेटिव बता रहा हूं, आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा। बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, सर ये तो हम अपना डिफिनीशन लिख दें। सर एसएम की अगर हम गूगल आपको करके दिखाते हैं, एसएम की 50 डिफिनीशन निकल जाएगी, लेकिन हमें कौन सा 50 डिफिनीशन पढ़ना है या जो आईसीआई का? सर इंस्टीट्यूट को आंसर नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट को खुद का आंसर चाहिए। सबसे बड़ा जो मिथ्स है, बच्चे बोलते हैं अरे छोड़ो ना ये तो हो जाएगा। सर यू मस्ट टेक कीन इंटरेस्ट इन दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट। यकीन मानिए ये सब्जेक्ट आपको हतोत्साहित और निराश बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन बेटा अब आप लोगों को कैसे वो शब्द आए, तो मैं एक बड़े भाई की तरफ से प्रॉमिस कर रहा हूं, हर चैप्टर में 5-7 कीवर्ड्स या एक्रोनेम्स या कोड तो मैं बताऊंगा। आज का एक कोड जरूर बता के जाना तुम लोग। बोलो एसएम क्या है? एसएम में क्या होता है? वॉइस होता है। वॉइस का स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे मैं करूंगा, उसको माफ कीजिएगा कोड बनाने के चक्कर में। वी का मतलब क्या था? विजन। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैनेजमेंट के लोग बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। उन सारे अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी में सर अब रैंक होल्डर बनना तो है, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? कोचिंग लेकर बनना है, सेल्फ स्टडी करना है। कोचिंग में भी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, प्लीज बोलो ना। आपने 3-4 अल्टरनेटिव बनाया, तीनों चारों को कंपेयर करेंगे, इसमें लिखा नहीं है मैं अलग से लिखवाऊंगा। इवेल्युएट करेंगे एंड यू विल सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। सेलेक्ट द बेस्ट। बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के बाद आप उस स्ट्रेटजी को एक्शन में लाओगे, दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। टाइम टेबल बनाना, स्ट्रेटजी बनाना है, बोलो ना। बस उस टाइम टेबल के ऊपर वर्क करना। और बुरा मत मानना, आपको बताऊंगा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी इज जस्ट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। टाइम टेबल बनाने में 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट 6 महीने करना पड़ता है। दोस्तों बताएं कौन ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम करता है? इंप्लीमेंटेशन। सोचने के लिए बुरा मत मानेंगे दोस्तों, टाइम टेबल बनाने में हम सब लोग कितना अच्छा लोग हैं, खूब टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन फिसड्डी हो जाते हैं जब उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट। दोस्तों अगर आप में से कोई बच्चा बताए तो मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा पॉइंट आपके मुंह से मैं सुन के जाऊं बिना नोट्स खुलवाए हुए। इंप्लीमेंटिंग का मतलब क्या है? इसमें सोचते हैं या करते हैं? वॉट एवर स्ट्रेटजी वी हैव फॉर्मुलेटेड, हाँ प्लीज, ये सब अलाउड नहीं है बेटा, है ना। मैंने आपको पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि 2 क्लास पहले मेरे हिसाब से करो, है ना। फिर से बताओ इंप्लीमेंटिंग में हम क्या करेंगे? स्ट्रेटजी बना रहे हैं या बनाए हुए स्ट्रेटजी को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू एक्शन, ट्रांसलेटिंग इनटू। दोस्त अगर आप में से सब लोग बराबर हो तो मैं एक फीडबैक तुमसे मांगूंगा। बेटा अगर आप दिल से बातें समझ गए तो यू पीपल आर एट पार विथ दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन नवंबर 2020। यकीन मानो अगर आप समझे हो तो, अगर थोड़ा बहुत EIS की कंसेप्ट और थोड़ी बहुत एसएम, जरा बताना एक बार फिर से बोलो, पहले स्ट्रेटजी बनाई जाएगी या लागू की जाएगी? लागू करना हिंदी आती है ना थोड़ी थोड़ी, क्या? इंप्लीमेंट।
और सुनो, आप लोगों ने मैनेजमेंट जैसे छोटे 11-12 में हम लोगों ने पढ़ा, तो उधर लास्ट स्टेप था POSDC, याद है? 5 फंक्शन होते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग में हम क्या करते थे? जो हमने गोल ऑब्जेक्टिव सेट किया था और जो एक्चुअल में अचीव हुआ, हम बेटा ये चेक करते थे कि वो बेटा एक्चुअल में जो अचीव हुआ उसे बेटे हम लोग कंपेयर करते थे और कुछ डेविएशन होने पे करेक्टिव एक्शन लेते थे। बताओ, इवैल्यूएशन का ये मतलब है, मैंने कह दिया 30 क्लास में EIS खत्म, अभी SM में नहीं बोला, तो आप तो ये मानकर चलो ऑन एवरेज 5 से 6 क्लास एक चैप्टर में टीचर लगा रहा है, तो इसका मतलब है कोर्स क्या होगा? लेट होगा। आप टोक सकते हो, सर जी आपने पहले दिन बोला था कि इतने क्लास में खत्म होगा, तो सर ये तो 6 के बदले 8 क्लास लगा दिया सर, यानी या तो 2 क्लास आप फास्ट पढ़ा के खत्म कराओगे या 2 क्लास आप लेट तक पढ़ाओगे। तो दोस्तों कुछ कंट्रोल व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अगर आप लोग अब सब लोग बराबर हैं तो आज एक SM सब्जेक्ट की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए SM का कोड बताइए, क्या कोड है? वॉइस। अब VOICE है, लेकिन यहां पे बेटे C पहले आएगा और I बाद में आएगा। क्या आप लोगों ने इसको नोट किया क्या? अच्छा, नोट कर लिया तो मैं अब कुछ बच्चों को इंडिविजुअली मौका देता हूं इसके बारे में। अजय अभी इंडिविजुअल छोड़ते हैं, अभी सब लोग एक बार ग्रुप में देखते हैं। बेटा इधर देखें, SM की परिभाषा लाखों है, क्या हमको लाखों से नंबर आएगा? थैंक यू भाई, आपने कम से स्ट्रिक्टली इसको समझा। सुनो बेटा, थोड़ा मैं इधर आपको स्ट्रिक्ट रखूंगा, मेरी मजबूरी है, और आपको बाद में अच्छा लगेगा जरूर, है ना? ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं कि आप पानी भरने के लिए जा रहे हो यार, टॉपर्स में हो, ये सब चीजें तो सेट द सीनियर सेल सेट द टोन, कि मैं आता तो आपको पढ़ाता। चलिए कोई नहीं, हम भी कुछ करते हैं सर। हाँ जी गाइज, इधर देखें, SM छोड़ दो उन सारे चीजों को, मुझे बताओ 5 वर्ड का मतलब बताना मुझे। V का मतलब, ये तो फुल फॉर्म हो गया, ओ मेरा सपना है। बोला सर उधर तो चूहा वहा आता होगा। अबे नलायको, इमोशन समझो, ओ मेरा सपना है, मुझे उसे, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड विजन। विजन को छोटा करो, ऑब्जेक्टिव, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल आर मच कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ टाइम एक्सेट्रा विजन की तुलना में। अच्छा, C का मतलब, अब सर मैं डिजाइनिंग भी लिख सकता हूं, फॉर्मुलेटिंग भी लिख सकता हूं, मेकिंग भी लिख सकता हूं, लेकिन इंस्टीट्यूट में जो गंदे लोग बैठे हैं सर, वो ना ऐसे मेरी बातों को पॉजिटिव लेना, वो ना हमारे को पास कराने के लिए नहीं बैठे सर, हमें छीनना होगा अपना रिजल्ट, और उसके लिए मेरी जो कुछ डिसिप्लिन वाली बात है उसको फॉलो करें आप, है ना? अगर इंस्टीट्यूट ने लिखा है क्राफ्टिंग, तो सर मैं इतना फ्लेक्सिबल बनूंगा कि मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, क्या बेटा? क्राफ्टिंग। सर मुझे पता है क्राफ्टिंग के 5-10 सब्स्टिट्यूट्स हैं मेरे पास, सिनोनिम्स हैं, आपके पास भी है सर, लेकिन सर हमें नंबर छीनना है ना सर। सर मान लीजिए इस सब्जेक्ट में अगर मैं आपको 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर दिलाता हूं थ्योरेटिकल में, तो सर आप अकाउंट्स में 90 और 100 लेकर आएंगे तो आपका रैंक खराब होगा या बढ़ जाएगा? और अगर मैं आपको 42 नंबर दिलाता हूं सर, 44 दिलाता हूं, 50 दिलाता हूं, तो रैंक कमजोर होगा कि नहीं? लेकिन सर कुछ देना पड़ेगा, कुछ त्याग करना होगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। और मेरा बेटा ये जो सीरियसनेस होगा वो थ्रू आउट द क्लास होगा। बेटा ये मत सोचिएगा कि अगली क्लास में मैं आपको लिबर्टी देने जा रहा हूं, बिल्कुल मेरे फंडे क्लियर हैं, आपको भी क्लियर होना चाहिए। हाँ जी भाई, लास्ट आखिरी बताओ। हाँ जी, इंप्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, सोचते हैं या करते हैं? और थोड़ा बेशर्म बनना होगा, मेरे साथ बोलना होगा। फॉर्मुलेशन में हम सोचते हैं, और इसमें जो सोचा उसको ट्रांसलेट करते हैं एक्शन में। बताओ कहां पे रिसोर्स ज्यादा कंज्यूम होता है? इम्प्लीमेंटेशन। अब मान लो मुझे शर्ट खरीदना है, तो भाई जैसे वही बात आपने बोला ना कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, सर नींद नहीं आती, कोई बात हो जाती है सर, सबके हाथ में मोबाइल होता है, ऑलमोस्ट डेटा भी होता है, हम लोग सर ब्राउज करते रहते, खरीदते नहीं है। सर ये भी एक बड़ा गंदा एडिक्ट है, एडिक्शन कर सकते हैं आप। लेकिन सर हम लोग को पढ़ाई में अपना इतना ध्यान लगा देना चाहिए कि सर ये बाकी चीजें सर 9 मई के बाद वही करना है। लेकिन दोस्त
इसमें दम टारगेट बनाकर चलिए कि एक क्लास में इतना टॉपिक तो हमारा खत्म होना चाहिए। सर ये थोड़ा मेरी कमी हो तो मैं टोकूंगा, आपकी कमी होगी मैं आपको टोकूंगा, बुरा मत मानना। एक आखिरी बताओ, लास्ट क्या है जी? इवैल्यूएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन में हम कंपेयर करते हैं कि राजीव सिंह ने कहा कि 30 दिन में EIS खत्म होगा, 30 क्लास 2-2 घंटे की लेकिन चाहिए मुझे, ध्यान दीजिए, कम करेंगे तो क्लास बढ़ेगी। अब मुझे बताएं 6-8 क्लास हो गई एक चैप्टर में, तो ऑब्वियस ही बात है या तो चैप्टर बड़ा है या टीचर स्लो चल रहा है, और कोई तो रीजन है नहीं। फिर तो बाद के क्लासेस कैसे अरेंज करोगे आप? सर बीइंग अ प्रोफेशनल इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। वी मस्ट हैव चेक एंड कंट्रोल एट प्रॉपर प्लेस टू गेन द डिजायर्ड रिजल्ट। सर डिसिप्लिन इसीलिए रखा जाता है, एक बार चेंज करके देखो दोस्त, एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा ना सर, आप लव मतलब रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। यार टीचर ने डांटा, उसका फायदा हुआ। एक बार मुझे सब बच्चे बता दें, क्या आज की अब क्लास को थोड़ा चालू किया जाए? EIS अब थोड़ा देख लीजिए, हटा दीजिए, मुझे पता है आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग गया हो, लेकिन उसको अभी थोड़ा बाद में चालू करेंगे। थोड़ा SM के 8-5-7 चैप्टर खत्म कराने दीजिए। पहले मुझे बता दें, SM टेक्नोलॉजी वाला है या मैनेजियल कैपेबिलिटी वाला? हम CA को अकाउंट्स ऑडिट आता था, अब हम लोग CA स्टूडेंट नहीं है बेटा। मैं आपके साथ कभी ऐसा बिहेव भी नहीं करूंगा कि आप स्टूडेंट हो, है ना? इसको लेकिन पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं। मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छे मतलब समझिए ना, फ्यूचर CA भी नहीं है बेटा, आप लोग CA हो और मैं एक CA के जैसे बच्चों से बात कर रहा हूं, तो आपको अपनी डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। आखिरी लास्ट बता देना, एक बार आखिरी बार बताओ कि ये सब्जेक्ट जो भी है इसमें भी बेटा रफली मैं बता रहा हूं 30 क्लास इसकी भी लग जाती है, क्योंकि इसमें चैप्टर ज्यादा है, पेज कम है बेटा। जैसे पहला चैप्टर 20-22 पढ़ने का है, 23 पढ़ने का, और जो उसका फर्स्ट चैप्टर होता है EIS का 100 पढ़ना, 98 पढ़ने, 150 पढ़ने का चैप्टर है सर। इसीलिए मैंने जान के बूझकर थोड़ा ऐसे में रखा ना, 4-5 चैप्टर आ जाएगा ना कॉन्फिडेंस, फिर 1-2 चैप्टर किसका भी पढ़ा दूंगा, EIS का। जैसे आप कहेंगे अब पहले पूरा इसी को खत्म करेंगे उसके बाद करेंगे। दोस्तों 30 क्लासेज है, ये आपके रिस्पॉन्स के लिए रफली 60-62 क्लासेज में मैं खत्म करा देता हूं। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, आपको भी अपने से कमिटमेंट करना है। सर जी एक छोटी सी एक बात मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद चैप्टर चालू होगा। 8 चैप्टर की मैं जानकारी बाद में दूंगा। स्ट्रेटजी टू स्कोर डिस्टिंक्शन इन, बेटे सर दोनों के लिए है। आज आपकी इंट्रो क्लास है तो कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूं। बेटा पहला काम क्या करना है, इधर देखिए, पहला काम करना है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विथ विजुअलाइजेशन। व्हाट इज विजुअलाइजेशन? आपने बड़ा अजीब लगा होगा जब मैंने बोला विजन क्या है, तो मैंने ऐसे हाथ करके कि वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा सपना है। ये क्या है दोस्तों? मैंने CA का एग्जाम्पल दिया, कुछ लिखवाया नहीं, लेकिन दिमाग में आपके एक मेंटल पिक्चर बनना चाहिए कि नहीं? प्लीज, दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनना चाहिए कि नहीं? तो पहला काम है, मैं अपनी जो टेक्निक है पढ़ाने को बता दूं। कोई भी टॉपिक मैं लिखवाऊंगा पहले नहीं, पहले मैं आपको उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा विथ सम एग्जाम्पल्स, सम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, सम पावर पॉइंट्स। आपको प्रयास करूंगा कि वो चीज आप ना पिक्टोरियली आप समझे। दूसरा काम, रीड ICAI स्टडी मटेरियल अपार्ट फ्रॉम टीचर्स नोट्स, क्योंकि सर टीचर का नोट ICAI के स्टडी मटेरियल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं आपके साथ बाद में बात बोलूं तो ये सब मेरे टिप्स है। पहला टिप है समझना है, दूसरा ICAI की बुक पढ़ना है सर, ना तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट था, ना है, ना होगा, यकीन मानिए। उसी को पढ़ते समय आप हाइलाइटर यूज करें और उसके किसको हाईलाइट करें, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद सुनेंगे, आंसर फ्रेम करना चाहे, यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, कमांड ओवर लैंग्वेज। सर सॉरी, अगर इफ यू नॉट हैव, सर मैं कितना भी मेहनत कर दूं एवरेज नंबर आएगा, आपको ये बात मानना पड़ेगा। सर यू आर
है ना, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सो क्वालिटी शैल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, आपको ध्यान रखना है। तो और लास्ट में है बेटा कि आप कभी भी आंसर लिखें एसएम में तो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दिए, है ना, कि एसएम की परिभाषा बताएं तो आपने सीधा एकदम बुलेटेड पॉइंट ऐसे ऐसे लगे VOICE डाल दिए, सर वो नहीं चलता, आपको थोड़ी बहुत उसका भूमिका मतलब सराउंडिंग बातें भी लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपको बेटा अंदाजा भी नहीं रहा, बेटे एसएम का 2 चैप्टर आपने खत्म कर दिया, हाँ भाई पिलर वाले बच्चे लोग थोड़ा इधर देखना है, थोड़ी मेरी कमी है, जो इधर मैं बोलता हूं उधर आपको देखना है, अटेंशन सीकर हूं बेटा, थोड़ा इधर चाहिए आंसर। जी भाई, जो बात होगी मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको, जी फटाफट मुझे बताएं। हाँ जी, आपको पता भी नहीं चला ये वॉइस 2 चैप्टर में यूज होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 एसएम का। चैप्टर 3 का नाम है स्ट्रेटजिक, बुक मत खोलिए साहब, अभी मेरे को ही बोलने दे, मेरे पास इतनी एनर्जी और इतना कंटेंट है कि आपको बुक अभी खोलने की जरूरत नहीं है, आप बस इतने प्यार से कनेक्ट हो जाइए कि डेटा ट्रांसफर होता चला जाए। हाँ जी जनाब, आप जो ये छोटा सा एक वॉइस पढ़े, आपको छोटा सा लग रहा होगा सर 2 चैप्टर को आपने एक तरह से निस्तनाबूंद कर दिया। चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम ही है एसएमपी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, एंड आई एम नॉट इन डाउट यू पीपल विल रियली एंजॉय। बताओ हाउ मेनी प्रोसेस, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, एंड दोज स्टेप्स आर क्वाइंड बाय द कीवर्ड नोन एज वॉइस। वॉइस में थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं उसको माफ कीजिएगा, VOCIE, यस। और अगर हमारा बच्चा उसको लिखने लायक हो जाए तो दोस्तों 5 स्टेप वहां भी लिख के आएगा, और किसी ने गलती से पूछ दिया कि डिफाइन द टर्म एसएम, वहां भी पढ़ के आएगा। तो दोस्तों यही मैं कह रहा था कि कुछ टिप्स है मेरे तरफ से जो अपने अनुभवों से और जो बच्चे सक्सेसफुल हुए उनसे बताया। पहला ट्रिक्स है कि टीचर सीधा लिखवा देगा क्या, आपने आधे घंटे में देख लिया हो, मैंने कोई चीज पहले लिखवाई या थोड़ा इंटरेक्शन किया, लेकिन लिखवाना इसलिए जरूरी है कि अभी आप लोग बेटा उतने मैच्योर नहीं है कि मैं डायरेक्ट स्टडी मटेरियल खोल दूं और आप कर लेंगे, तो अभी लिख के भी करेंगे, अभी थोड़ा स्पीड आराम से रखेंगे। पहले दूसरे चैप्टर में जब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगी तो आप स्पीड भी बढ़ा लेना। पहले देखो बेटा, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दोस्तों रट के तो कुछ भी नहीं होता सर, चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता, यकीन मानिए सर, आपको समझना होगा, और समझने के लिए ना थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, और कोई बात नहीं है सर जहां जरूरत होगी मैं खुद ही बोलूंगा, चिल्ला लो, बट यहां नहीं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कैसे, विथ किसके थ्रू बेटे, क्रिएटिंग मेंटल पिक्चर। हाँ प्लीज। सेकेंड पॉइंट, रीड ICAI बुक्स। सर मेरे पढ़ाने के बाद, सिर्फ मेरे पढ़ाने से तो बेटा नंबर कम ही आ रहेंगे, आपको मेरे साथ, और कैसे ICAI के बुक पढ़ते हैं मैं खुद ही आपको यहाँ पे बताऊंगा भी, और आप उसके लिए एक काम करेंगे, टॉपर्स वाली बुक भी लाइए या ना लाइए, क्लास में ICAI का ले आइएगा, मैं जब लिखवाऊंगा उसके बाद मैं ऑडिट करना सिखाऊंगा कि मैंने जो आंसर लिखे हैं वो कौन सी पेज से है, कौन से कीवर्ड मिल रहे हैं आपके, है ना बेटा। रीड ICAI एंड फाइंड आउट कीवर्ड्स। राइट आंसर विथ यूज ऑफ, बेटे ध्यान देना, क्या लाइन बाय लाइन याद कर पाना संभव है? तो फिर हम कैसे आंसर को फ्रेम करेंगे? कीवर्ड आ गया, बताना एक कीवर्ड बताओ। आज हमारे पास वॉइस आया ना, गलती से 5 नंबर का पूछ दिया किसी ने, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, बता देंगे? कोई पूछ दिया डिफाइन द टर्म स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, बता देंगे?
तो कुछ कुछ कीवर्ड्स मैं आपको रोज डेवलप कराऊंगा मेरे बच्चे, यूज ऑफ कीवर्ड्स। और एक आखिरी बेटा लास्ट में, प्रिपेयर समरी। सर क्या है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर मैं एक गलत क्लेम करूं कि मेरे एक बार के पढ़ाने से आपका परमानेंट मेमोरी में सब्जेक्ट आ जाएगा, संभव नहीं है। सर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में एक एग्जेम्पलरी प्रयास करूंगा। मैं खुद समरी क्लास खत्म होने के बाद आपके साथ बनाऊंगा, आपको भी मौका दूंगा। समरी ऐसा होना चाहिए कि हर चैप्टर 5 से 7 मिनट में रिवाइज हो, क्योंकि दोस्तों अगर समरी बल्कि होगा फिर रिवीजन में बड़ी दिक्कत आएगी, और रिवीजन नहीं करोगे बेटा ये सारा का सारा पढ़ाई भूल जाओगे। दूसरा काम, रोज 1-2 टॉपिक में होमवर्क दूंगा आपको। सर हर सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, इसके लिए भी 10-15 मिनट आधे घंटे निकालना होगा। होमवर्क में टॉपिक पढ़ के आना है, सीए इंस्टीट्यूट से, मॉड्यूल से, और कहीं से नहीं। प्रिपेयर समरी फॉर मल्टीपल रिवीजन्स। इसमें मैंने टेस्ट नहीं रखा है, टेस्ट तो देना है अलग बात है, फॉर मल्टीपल रिवीजन्स। सर इसका की बेटा यही है, मल्टीपल रिवीजन्स, क्योंकि समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो बेटा फ्लुएंसी तभी आएगी जब आप एक बार पढ़ोगे या 2-4 बार। और 2-4 बार पढ़ने के लिए मेरी ड्यूटी है ना कि मैं थॉरो भी पढ़ाऊं और अंत में आपको एक समरी भी प्रोवाइड करूं, या आपको बनाने लायक कैपेबल कर दूं। दोस्तों इसमें अगर आप यहां पे एसएम के 8 चैप्टर के बारे में जानकारी मैं अलग से देता रहूंगा, उसको छोड़ दें। एक छोटा सा शुरुआत आपके साथ करूंगा मैं आज। चैप्टर नंबर किसका भाई? हाँ, नहीं ऑटोमेशन पढ़ने का मन कर रहा है आपको, टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसके 2-4 चैप्टर आने दो, कॉन्फिडेंस बढ़ने दो, फिर एक आधा चैप्टर उधर से भी ले आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी बेटा, ये साहब, हाँ जी, सेक्शन और एक्ट का नाम बताओ। इंट्रोडक्शन टू क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 5 नंबर का फ्री का है जी, फ्री है। चैप्टर जी, थोड़ा थोड़ा प्लीज। चैप्टर आउटलाइन, चैप्टर आउटलाइन, इस चैप्टर के भीतर 4 तरह के बेसिक टॉपिक हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2 शब्द हैं बेटा, बोलना जरा कौन कौन सा? स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट। तो पहले तो यही सीखना आपको, डिफिनीशन ऑफ नॉट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट की आपकी परिभाषा किसी काम की नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। सर मैनेजमेंट के 11-12 में हम लोग क्या परिभाषा पढ़ते थे? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरे से काम उम कराना, यही सब पढ़ते थे। सर मैनेजमेंट की लाखों परिभाषाएं होगी, बट हमारे लिए 1 नहीं 2 नहीं, कितने हैं बेटा? 3 डिफिनीशंस। मैनेजमेंट की 1 नहीं 2 नहीं बेटा, 3 अलग अलग डिफिनीशंस है। आगे हमारे पास है डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेटजी। थोड़ा बेटा मैं समझ सकता हूं आपको ज्यादा प्यार दुलार मिला है। डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी कहते किसे हैं? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट तो आपने रट लिया, वॉइस होता है, ये होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी? उसके अलावा बेटा आपको पढ़ना है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का जो मेन वर्ड है वो तो यही है बेटा,
क्या स्ट्रेटजी और फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी की फीचर्स हम लोग देखेंगे एक एक करके। बेटे ध्यान दें, इसके बाद आपका जो फेवरेट था, डिफिनीशन ऑफ एसएम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम, एडवांटेजेस, जरा बताना बेटे, नोकिया, एम्बेसडर, ये सब जो ब्रांड्स है, कोडक, ये क्या बेटा कमजोर ब्रांड थी किसी समय में या नंबर वन? एम्बेसडर नंबर वन ब्रांड होगा कार में, आज के डेट में मार्केट से डायनासोर की तरह गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हुआ? बिकॉज उन्होंने बदलते हुए इन्वायरमेंट के अनुसार अपने प्रोडक्ट के फीचर्स में चेंज, जबकि जेनेक्स आ गया, नए जनरेशन के लोग आ गए, उनको बोला कि एम्बेसडर सर दूसरे कलर में, वाइब्रेंट कलर में, पिंक कलर में एम्बेसडर चाहिए किसी को, है कि दे दो सर जी पिंक कलर में। बोला ना भाई साहब, पिंक में नहीं होगा, या तो व्हाइट होगा। सिर्फ व्हाइट ही निकालते तो शायद बाद में वो ब्लैक व्लैक भी निकालें। दोस्तों ये सब चीजें सीखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एसएम फॉलो करेगी उसको क्या फायदा होगा, और दूसरा क्या है बेटा, लिमिटेशंस। कहोगे सर इतने अच्छी चीज की बुराइयां भी बताओगे? अरे आप लोग तो चांद में भी दाग निकाल देते हो, बुराइयां करने में आप कमजोर थोड़े हो। एसएम की सबसे बड़ी कमी है कि ये आम आदमी के दिमाग में नहीं आता, इसके लिए हमें एक्सपर्ट हायर करना होता है, और एक्सपर्ट जो हो बेटा होगा वो क्या फ्री में अपनी कंसल्टेंसी देगा या चार्जेस लेगा? मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट भी करूं और स्ट्रेटजी भी बनाऊं, यानी मतलब सैलरी दोगे मैनेजमेंट का, और आप हमसे चाहते हो कि हम मैनेजमेंट के साथ साथ आपके लिए क्या बनाते रहे, स्ट्रेटजी। मतलब वही बात हो गई ना कि पैसे दिए तुम पढ़ने के और चाहते हो कि स्ट्रेटजी भी बना के दे दे, तो बेटा वहां पे तो टीचर को देना होगा, एथिकल ड्यूटी है उसकी। लेकिन यहां पे हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्या, एसएम। बेटा एक छोटी सी बात बताओ, ये जो स्ट्रेटजी एक्सेट्रा पढ़ रहे हैं, इसका यूज केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से है उन्हीं के लिए है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है? ये जो क्लब होते हैं बेटा, सोसाइटी, ट्रस्ट, एटीजी, चलो एटीजी अभी छोड़ दो, सेक्शन 8 कंपनी जो आप लोगों ने सुना होगा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। बेटा क्या एक हॉस्पिटल को भी आज के समय में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बनानी चाहिए? तो यहां पे लिख लीजिए साहब, यूज ऑफ, जैसे बेटा थोड़ी आप सपोर्ट करते तो अच्छा लगता, क्या एसएम का यूज खाली कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक टॉपर्स क्लासेस में ही होना चाहिए, या सर आप लोग कुछ छोटे छोटे जैसे आपने सुना होगा CRY, एक बेटा सेक्शन 8 कंपनी है, एक फाउंडेशन है, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, क्राई उसको बोलते हैं। क्राई का मतलब क्या है बेटा, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। क्या बेटा इसको, ये कोई बिजनेस करती है, डोनेशन इकट्ठा करती है, और उससे भारत के जो अंडर प्रिविलेज बच्चे, ऑर्फन जो चाइल्ड होते हैं, उनको बेटा खाना वाना खिलाते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। क्या इनको स्ट्रेटजी नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा काम है इसी बात पे है कि ज्यादा से ज्यादा डोनेशन आए, और ज्यादा से ज्यादा मुदित भाई डोनेशन तभी आएगा जब ये लोग डोनेशन पाने के लिए क्या बनाए, स्ट्रेटजी। सर कितने लोग मुझे बताएंगे PETA एक सब ऑर्गेनाइजेशन है बेटा? आप कहोगे सर मतलब आप क्या बताओगे? आपको मैं रियल एग्जाम्पल दूंगा कि एसएम इज वेरी परवेसिव सब्जेक्ट, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, कॉमर्शियल हो या नॉन कॉमर्शियल, एसएम सब्जेक्ट अपनी यूटिलिटी हर जगह साबित कर देगा। सर मुझे तो लगता है टॉपर्स तो आप लोग से फी लेकर अपना काम करा लेती है, अगर कल को हम ही लोग बेटा कोई फाउंडेशन या ट्रस्ट खोले ताकि समाज के लोगों को फायदा हो,
तो हमें बेटा कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी जिससे से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिले, डोनेशंस, फंड मिले। सर पेटा में हम लोग भी मेंबर बन सकते हैं, बट पेटा में ये लोग क्या करते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर हैं, उनको मेंबर बनाते हैं और उनको कहते हैं कि आप फ्री में हमारे लिए एक शो कर दो। बोलो ना बेटा, जो भी टिकट के पैसे आएंगे हम आपको नहीं देंगे, उससे हम एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए, एथिकल ट्रीटमेंट पे खर्च करेंगे। यूज ऑफ एसएम इनटू बेटे एनजीओ, फुल फॉर्म बताना तो जोर से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पक्का ना? क्या लगता है दोस्तों, ये जो टॉपर्स है, फेस टू फेस में ऐसे ये बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, आज से 4-5 साल 7 साल पहले तक टॉपर्स फेस टू फेस में ऑलमोस्ट 80-90% दिल्ली के मार्केट को कैटर कर लेता था। आज दोस्तों क्या है, अभी हम लोग ने थोड़ा ऑनलाइन में बाद से आए, हमारे पास टेक्नोलॉजी बाद में आई, या हमारे टीचर बाद में ट्रेंड हुए। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग फिर लैग कर गए, और इसका मतलब है कि दोस्तों हमें बनानी चाहिए थी, क्या बनानी चाहिए थी, स्ट्रेटजी। क्योंकि आपको भी पता है कि फेस टू फेस आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला नहीं है। सर ये कहीं ना कहीं डाउन ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या ऑनलाइन डीटीएच और क्या क्या होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटे, आपसे क्वेश्चन कैसे आता है ये भी बताऊंगा, आज खाली समझ लो। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। मुझे लगता है उसको ऑनलाइन क्लासेस जरूर देना चाहिए। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है तो क्या बेटा खाली फेस टू फेस क्लासेस ही देनी चाहिए, या ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन डिग्री भी देनी चाहिए, ऑनलाइन डिग्री भी। बताएं बेटे, उनको ऐसे टीचर्स को हायर करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी में इनकॉम्पिटेंट है या परफेक्ट है, कॉम्पिटेंट है। बेटे एक चीज बताइए, हॉस्पिटल, सर हॉस्पिटल 3-4 हॉस्पिटल के नाम बताओ, मैक्स एक्सेट्रा, क्या इन लोगों को, एम्स एक्सेट्रा, इन लोगों को स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि नहीं? सर अब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है या हॉस्पिटल उनके घर आ रहा है? पेशेंट हॉस्पिटल में जाने की संख्या कम हो रही है और हॉस्पिटल की सर्विसेज कहां पहुंच रही है? सर ब्लड कलेक्शन या जो जितने भी टेस्ट है, जितने भी नर्सिंग स्टाफ चाहिए है ना, ये सारे स्टाफ बेटा अब हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं बुला रहे, बल्कि हॉस्पिटल की सर्विसेज को कहां पहुंचा रहे हैं? घर पे। सर आप लोग एक बार बोल देते तो मैं आपको फ्री करता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी। आगे इसी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंडियन पोस्ट को भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सर भारतीय डाक आज पिछड़ती क्यों चली गई? डीटीडीसी एक्सेट्रा बेटा आकर कैसे मार्केट कैप्चर कर लिया सर, जबकि डीटीडीसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय इंडियन पोस्ट पे लोग आज भी भरोसा करते हैं। भाई इंडियन पोस्ट की ब्रांचेस हर जगह उपलब्ध है, अगर मुझे कुछ कुरियर करना है दोस्त, तो क्या इंडियन पोस्ट की ब्रांच खोजने के लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दिल्ली जैसे शहर में आपको जाना पड़ेगा, और डीटीडीसी कुरियर का खोजने के लिए आपके गली में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए उनको भी सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए? स्ट्रेटजी। तो आप खाली इतना मुझे बता दो, फिर मैं आपको आज की क्लास में ब्रेक दूंगा। लेकिन पहले मुझे बताना एक छोटा सा पॉइंट, ब्रेक मतलब छुट्टी दूंगा जी, वो बोलने की आदत खराब है ना, ब्रेक ही देते थे हम लोग, छुट्टी देने का तो है ना। अच्छा सुनो इधर देखो, अब आपके मन में जो बातें हैं पहले उसको मैं बाद में पूछूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दो। अभी कुछ बातें क्लियर कर लो ताकि आने वाले क्लास में दिक्कत ना हो। दोस्तों थोड़ी सी हम लोग एक रिन्यूड एनर्जी के साथ इस क्लास में मिलेंगे। क्लास का ड्यूरेशन भले कम रखो, लेकिन जितना देर रखो उतने देर इफेक्टिव होनी चाहिए। एक बात का जवाब देकर चलोगे, अभी इधर समझना, आईसीआई की बुक सबके पास है ना, उसे लाना है और हाइलाइटर बस लाना है, मैं लिखवा के ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ कॉपी तो लानी है। अच्छा बेटा कुछ जनरल क्वेश्चन 100, 150,
डेढ़ कहां हुआ? सुनो बेटा, कम से कम 150 पेज तो मैं लिखवा ही दूंगा, 100 से 150 पेज एसएम के भीतर। ईआईएस में बेटा जी सारी बात तो हो गई। ओके बेटा जी, बाय बाय। डाउट आज की क्लास में कोई तो होगी नहीं, क्योंकि ये इंट्रो थी। पढ़ के आइए, कल छुट्टी है, घर जाइए।